नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के एक ऐसे नाम की जिसने हमारे मन को देखने का, समझने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम उतरने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड की दिलचस्प दुनिया में। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दे। क्या हम वाकई अपने मन के मालिक हैं? अगर ये सवाल फ्रॉइड से पूछा जाता तो उनका जवाब होता शायद नहीं। उनका तो ये मानना था कि हमारे मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी सीधी पहुंच से कोसों दूर कहीं अंधेरे में काम करता है। और यही यही था फ्राइड का सबसे क्रांतिकारी और हाँ, सबसे विवादास्पद दावा भी। ये जो विचार है ना कि इंसान का ज्यादातर बर्ताव उसके अचेतन मन से कंट्रोल होता है, यही उनके पूरे सिद्धांत की नींव है। सोचिए, ये तो ऐसा कहने जैसा हो गया कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी चला तो रहे हैं पर स्टीयरिंग व्हील पर हमारा पूरा कंट्रोल है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि मन की इन छिपी हुई गहराइयों को समझा कैसे जाए। इसके लिए फ्राइड ने एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी का इस्तेमाल किया। वो है एक आइसबर्ग। फ्रॉइड ने मन की तुलना की एक आइसबर्ग से। देखिए, पानी के ऊपर जो छोटा सा हिस्सा हमें नजर आता है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, मतलब वो सारी चीजें जिनके बारे में हम इस पल अवेयर हैं। फिर पानी की सतह के ठीक नीचे आता है प्री कॉन्शियस माइंड। इसमें वो यादें होती हैं जिन्हें हम थोड़ी कोशिश करके वापस ला सकते हैं, जैसे कल रात डिनर में क्या खाया था। पर असली खेल तो पानी के नीचे है। वो जो विशाल रहस्यमयी हिस्सा छिपा है वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। और फ्रॉइड के लिए यही हिस्सा सबसे जरूरी था। इस अनकॉन्शियस माइंड में हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, हमारे डर हैं और वो सारी भावनाएं छिपी हैं जिन्हें हम शायद खुद भी मानना नहीं चाहते। लेकिन ये सब चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारे हर एक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से मिलते ही उसे नापसंद करने लगे, बिना किसी खास वजह के? फ्रॉइड के मुताबिक इसका जवाब शायद हमारे ही अवचेतन मन में कहीं छिपा हो सकता है। अच्छा, अब इस मन के अंदर ना एक ड्रामा, एक नाटक लगातार चल रहा होता है। और इस नाटक के 3 मुख्य किरदार हैं। फ्रॉइड ने इन्हें नाम दिया इड, ईगो और सुपर ईगो। चलिए इन 3 ताकतों को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले है इद। इसे हमारे अंदर का वो जिद्दी बच्चा समझ लीजिए जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब इसे जो चाहिए वो अभी चाहिए, तुरंत। फिर आता है ईगो। ये एक मैनेजर की तरह है जो रियलिटी प्रिंसिपल पर चलता है। इसका काम है ईद की जिद और असल दुनिया के बीच एक बैलेंस बनाना। और आखिर में है सुपर ईगो, जो हमारा मोरल कंपास है, जो सही और गलत के नियम हम पर लागू करता है। तो इड हमारे अंदर की वो आदिम आवाज है जो चिल्लाती है, मुझे ये अभी चाहिए, बिल्कुल एक भूखे बच्चे की तरह, जो बिना किसी नियम या समय की परवाह किए बस रोता है। उसे और कुछ नहीं, बस अपनी जरूरत पूरी करनी है, और वो भी फौरन। इसके बाद मैदान में उतरता है ईगो, जो एक समझदार नेगोशिएटर की तरह काम करता है। ये कहता है, रुको, चलो इसे पाने का कोई सही तरीका ढूंढते हैं। ईगो ये बात अच्छी तरह जानता है कि हम हमेशा वो नहीं कर सकते जो मन में आए, इसलिए ये इड की इच्छाओं को ऐसे तरीकों से पूरा करने की कोशिश करता है जो समाज को भी मंजूर हो। और फिर आखिर में है सुपर ईगो। ये हमारे अंदर की वो नैतिक आवाज है। ये हमेशा सवाल करता है, क्या ये करना सही होगा? ये उन सारे मूल्यों और आदर्शों से बना है जो हमें हमारे माता पिता और समाज ने सिखाए हैं, और ये हमें गिल्ट या शर्म महसूस करा के कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। तो सवाल ये है कि ये इड, ईगो और सुपर ईगो आखिर बनते कैसे हैं? फ्राइड का मानना था कि हमारा व्यक्तित्व बचपन के कुछ बहुत ही जरूरी स्टेजेस से होकर गुजरता है, और इन्हीं को उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहा। ये 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले ओरल स्टेज, जब बच्चा हर चीज को मुंह में डालकर ही दुनिया को समझता है। फिर आती है एनल स्टेज, जहां टॉयलेट ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। इसके बाद है फैलिक स्टेज, जहां बच्चे अपनी जेंडर आइडेंटिटी को लेकर जागरूक होते हैं। फिर आती है लेटेंसी स्टेज, जहां ये इच्छाएं कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं। और आखिर में जेनिटल स्टेज, जहां एक मैच्योर सेक्सुअल आइडेंटिटी डेवलप होती है। अब सोचिए, जब इड की मुझे अभी चाहिए वाली जिद और सुपर ईगो के क्या ये सही है वाले नियमों के बीच टकराव होता है, तो क्या होता है? हमारे मन में पैदा होती है एंग्जाइटी, यानी चिंता और तनाव। और इसी तनाव से बचने के लिए हमारा ईगो बिना हमें बताए कुछ तरकीबें अपनाता है। इन्हीं तरकीबों को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म।
फ्रॉइड ने ऐसे कई डिफेंस मैकेनिज्म बताए जिन्हें हम अनजाने में ही इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि रिप्रेशन, जिसमें हम बुरी यादों को अपने कॉन्शियस माइंड से बाहर धकेल देते हैं, या फिर रिग्रेशन, जब तनाव में हम बच्चों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। चलिए 2 सबसे कॉमन मैकेनिज्म को थोड़ा और समझते हैं। इनमें से एक है प्रोजेक्शन। इसमें होता क्या है कि हम अपनी गलतियों या उन कमियों को जिन्हें हम खुद में देखना नहीं चाहते, दूसरों पर मढ़ देते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण है अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करना, मतलब ये मेरी गलती नहीं, इनकी है, ये सोचना। और दूसरा है रैशनलाइजेशन। इसमें हम अपने किसी गलत या अस्वीकार्य काम को सही ठहराने के लिए लॉजिकल लगने वाले लेकिन असल में झूठे बहाने बनाते हैं। जैसे एग्जाम में फेल हो गए तो ये कहना कि अरे ये सब्जेक्ट वैसे भी मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, ये बस हमारी ईगो को शर्मिंदगी से बचाने का एक तरीका है। तो सवाल ये है कि आज के दौर में फ्रॉइड के इन विचारों का क्या महत्व है। देखिए, उनके सिद्धांत हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साइकोलॉजी और हमारी कल्चर पर उनका असर बहुत गहरा पड़ा है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि उनके विचार आज भी क्यों मायने रखते हैं। अगर फ्रॉइड की सबसे बड़ी देन की बात करें तो वो क्या है? उन्होंने हमारा ध्यान खींचा अनकॉन्शियस माइंड की ताकत की तरफ, और इस बात पर कि बचपन के अनुभव कितने ज्यादा मायने रखते हैं। पर उनकी आलोचना भी खूब होती है, खासकर सेक्सुअल बातों पर उनके ज़रूरत से ज़्यादा जोर देने के लिए और उनके थ्योरीज में साइंटिफिक सबूतों की कमी के लिए। सच तो ये है कि उनके कई विचार आज टेस्ट किए जाने लायक नहीं माने जाते। लेकिन अगर हम एजुकेशन के फील्ड को देखें तो यहाँ उनका असर अनडिनाएबल है। फ्रॉइड के विचारों के वजह से ही आज टीचर्स इस बात को समझते हैं कि किसी बच्चे के बुरे बर्ताव के पीछे डर या असुरक्षा जैसे गहरे कारण भी हो सकते हैं, और इसी समझ ने हमें सिर्फ सजा देने की सोच से हटाकर बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देने की तरफ मोड़ा है। तो कुल मिलाकर फ्रॉइड ने हमें हमारे अंदर की दुनिया का एक नक्शा थमा दिया, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी चेतन इच्छाओं और अचेतन गहराइयों के बीच एक लगातार कश्मकश चलती रहती है। अब सोचने वाली बात यह है कि फ्रॉइड का दिया हुआ ये नक्शा हमारी अपनी भीतरी दुनिया से कितना मेल खाता